नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है चित्रास विक्ट्री वाइब्स और मैं हूं आपकी दोस्त चित्रा। आज ये वीडियो जब मैं बना रही हूं तो आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर के दिन को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरे सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक हिंदी साहित्य की विद्यार्थी हूँ और मैं हिंदी साहित्य की विद्यार्थी कैसे बनी इसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ और मुझे 2013 में रेक्टम कैंसर हुआ था जिसका ट्रीटमेंट 2 वर्ष चला। 2013 और 14 2 वर्ष मेरा ट्रीटमेंट चला और मैंने हिंदी साहित्य से 2015 में एमए किया। दोस्तों, मेरा जब दो वर्ष ट्रीटमेंट चला उसके बाद मैं रिकवर हो रही थी तो मैं छुट्टी में थी। 2 वर्ष मेरे ट्रीटमेंट के लिए और 1 वर्ष मेरे रिकवर होने के लिए, ऐसे कुल मिला के मैं 3 वर्ष छुट्टी में रही। दोस्तों, मुझे हिंदी से एमए करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरा ग्रेजुएशन और पीजी कंप्लीट था और मैं एक छोटे से गवर्नमेंट जॉब में भी थी। लेकिन जब मैं बीमार थी, मुझे कैंसर हुआ था, उसके बाद मैं घर पर थी। उस समय यूट्यूब नहीं था। 2013 में मेरे पास तो छोटा सा मोबाइल था, कीपैड वाला मोबाइल था, तो मैं अपना टाइम पास कैसे करूं। मेरे हस्बैंड मुझे बाहर नहीं जाने देते थे, लोगों से ज़्यादा मिलने नहीं देते थे, क्योंकि उस समय कैंसर के बारे में कुछ लोगों की ऐसी धारणा थी कि मतलब कैंसर हुआ है तो भगवान का बुलावा आ गया है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। यदि किसी को कैंसर भी है तो आज उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज एडवांस ट्रीटमेंट उपलब्ध है और कोई भी कैंसर पेशेंट है उसे घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। आप मुझे भी एक उदाहरण के तौर पे मान सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अपनी एमए करने की बात बता रही थी। दोस्तों, मैं घर पर थी और मेरा रेक्टम कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था वो ख़राब हो गया था मेरा। तो मुझे कम से कम दिन में 20 बार मोशन जाना पड़ता था और ऑपरेशन के कारण और भी उसके साइड इफ़ेक्ट थे, जिससे मुझे कमज़ोरी हो गई थी। मेरा आज 70 किलो वज़न है और उस समय मैं 38 केजी की हो गई थी। मैं काफ़ी वीक थी। मेरे सिर्फ 2 ही काम थे। मेरी 2 साल की बेटी थी, उसे देखना और वॉशरूम जाना। सिर्फ 2 ही काम थे और दिमाग में ढेर सारी नेगेटिविटी। मैं बाहर नहीं जाती थी, मेरे हस्बैंड मुझे बाहर नहीं जाने देते थे, ताकि यदि कोई नेगेटिव बात कोई कह देता है और यदि मेरे दिमाग में कहीं घर कर जाएगी तो वो मेरे लिए नुकसानदायक होगी। इसलिए मेरे हस्बैंड मुझे उपन्यास ला के देते थे, नॉवेल्स ला के देते थे और बोलते थे इन्हें पढ़ो या फिर कुछ क्रिएटिव करो, जो भी तुम करना चाहती हो वो करो। मुझे नॉवेल्स ला के देते थे, कहते थे इन्हें पढ़ो। लेकिन दोस्तों, मैं बिल्कुल उन्हें नहीं पढ़ती थी। मेरा बिल्कुल उन्हें पढ़ने का मन ही नहीं होता था। दोस्तों, कैंसर ऐसी बीमारी है जैसे किसी एक्सीडेंट का सदमा होता है ना, उससे निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा, कैंसर में ऐसा भी कहा जाता है कि ये दोबारा भी आ सकता है। तो मैं तब तक उसी सदमे में थी। एकदम से डे 1 से इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है और इतना इतना आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते हैं। ये सब चीज़ें ग्रेजुअली होती हैं। मुझे नॉवल ला के देते थे, लेकिन मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी। मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे और वहाँ से लौट के आते थे और मुझसे पूछते थे पढ़ा क्या, आज कितना पढ़ा, क्या पढ़ा। मेरे घर में सबसे पहले जो उपन्यास आया था वो था गोदान, मुंशी प्रेमचंद का गोदान। मैं नहीं पढ़ती थी। मैं कभी उन्हें झूठ कह देती थी कि मैंने पढ़ा है। फिर मुझे कहते थे कि बताओ क्या पढ़ा है, तो मैं उन्हें बता नहीं पाती थी। वो ऑफिस से भी बीच में 2-3 बार घर मुझे देखने आते थे और पूछते थे क्या पढ़ा, आज क्या किया तुमने। वो चाहते थे कि मुझे नेगेटिविटी ना हो, मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहूं। जब हम किसी तकलीफ़ में होते हैं तो हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, और यदि हम किसी क्रिएटिव चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो हमारे उस तकलीफ़ से ध्यान हट जाता है और हम उस क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ जाते हैं। क्योंकि क्रिएटिविटी जो भी रहती है उसे हमें अपना 100% देना पड़ता है। इससे हम अपनी तकलीफ़ से हट जाते हैं और उस क्रिएटिविटी में जुड़ जाते हैं।
हर दिन मुझसे मेरे हस्बैंड पूछा करते थे, आज कितना पढ़ा, क्या पढ़ा। मुझे चिढ़ आ जाती थी क्योंकि मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था। मेरा दिमाग पूरा उसी तरफ रहता था कि मैं कहीं फिर से दोबारा बीमार हो जाऊंगी, मैं कैसे रिकवर होंगी, क्या मैं मर जाऊंगी या क्या मुझे दोबारा से कैंसर हो जाएगा, तो फिर से वही कीमो रेडिएशन, वही सारी तकलीफ़ें फिर से मुझे आ जाएंगी। मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता था और मेरे हस्बैंड मुझे इन्हीं बातों से दूर रखना चाहते थे। एक दिन मैंने चिढ़ के उनसे कहा कि अगर मैं इतना ही पढ़ूंगी तो एमए नहीं कर लेती क्या इंग्लिश से, ऐसे मैंने चिढ़ के उन्हें कहा। उसी समय मेरी सिस्टर इन लॉ कॉलेज में पढ़ाती हैं, उन्होंने कहा कि कॉलेज में एमए के फॉर्म आए हुए हैं और मेरे हस्बैंड ने मुझसे बिना पूछे ही मेरा फॉर्म भर दिया और फिर उन्होंने मुझे आके बताया कि मैंने तुम्हारा फॉर्म भर दिया है एमए का, अब तुम एमए करो और पढ़ाई करो। दोस्तों मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। वैसे मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट तो नहीं थी, मैं एवरेज स्टूडेंट थी, पर मैं कभी किसी क्लास में फेल नहीं हुई थी और मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस था कि यदि मैंने किसी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा है तो मैं फेल नहीं होंगी, पास ज़रूर होंगी, इतना कॉन्फिडेंस था। और ऐसा मैं करना भी चाहती थी कि यदि मैं किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भरूं तो मैं कभी फेल ना हूं। फिर मैंने एमए का प्रिपरेशन चालू किया, लेकिन दोस्तों मेरे लिए प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं जस्ट बीमारी से रिकवर हो रही थी। मुझे तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा थी, मैं बहुत कमज़ोर थी, मुझे एनर्जी बहुत कम थी, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, मैं ज़्यादातर बिस्तर में रहती थी। दिन में 20 बार मुझे मोशन जाना पड़ता था, आने जाने में ही मुझे हाथ पैर दर्द होने लगते थे, इतनी बार जाना उठना। माया इंडियन वॉशरूम था, वेस्टर्न नहीं था उस समय, तो जाना बैठना उठना इसी में ही मैं इतनी थक जाती थी, मेरी सारी एक्सरसाइज हो जाती थी। और उसके बाद मेरी एक छोटी सी बेटी थी 2 वर्ष की, जो बस उसे ही देखना मेरा काम था, उसके पीछे भी मैं थक जाती थी। मेरे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल था। जैसे तैसे मैंने तैयारी की। दोस्तों जब एग्ज़ाम का समय आया तो मेरे लिए एग्ज़ाम देना, मात्र एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम में 3 घंटे बैठना मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी। जब मैं पहली बार एग्ज़ाम देने गई, फर्स्ट पेपर जब मैं देने गई, और मैंने जो भी पढ़ा था, जितना भी पढ़ा था, बहुत अच्छा तो नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन मैंने जितना भी पढ़ा था मैंने 3 घंटे उसको बिल्कुल स्थिर होके मैंने पूरा लिखा, पूरा पेपर सॉल्व किया। और दोस्तों जब मैं 3 घंटे बाद उठी तो मैं उठ नहीं पाई, मेरे पैर जाम हो गए थे और मैं जस्ट गिरने ही वाली थी। वहाँ जो सर थे उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे बिठाया, मेरे नीचे से पैर जाम हो गए थे। हाँ, मुझसे चलना नहीं हो रहा था, मुझसे चल नहीं पा रहा था क्योंकि 3 घंटे एक जैसे स्थिर बैठे रहना उस समय मेरे लिए संभव नहीं था। मेरे ब्लड सर्कुलेशन में शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो मुझे चलना नहीं हो पा रहा था। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठी, फिर अपने पैरों को हिलाया, फिर मैं उठ के आई जैसे तैसे। मेरे हस्बैंड भी वहीं आसपास ही रहते थे हमेशा, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। दोस्तों फर्स्ट पेपर में मेरी हालत देख के मेरे हस्बैंड ने कहा अब हो गया, अब ज़्यादा आगे एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें घर पे आराम करना है, अब कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। क्योंकि मेरे हस्बैंड का उद्देश्य मुझे एमए कराना नहीं था, वो मुझे नेगेटिविटी से दूर रखना चाहते थे। लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, अब एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं तो मैं एग्ज़ाम ज़रूर दूंगी और आप चिंता मत कीजिए, मैं एग्ज़ाम ज़रूर दूंगी। और वो मुझे आज भी एग्ज़ाम देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि मैं नेगेटिविटी से बढ़ी रहूं, दूर रहूं और हमारे घर में पढ़ाई का माहौल रहे। दोस्तों जब दूसरा पेपर देने की बारी आई तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है और मैं अपने पैरों को हिलाते रहूँगी और थोड़ी थोड़ी देर में वॉशरूम के लिए जाते रहूँगी ताकि पहले पेपर जैसी सिचुएशन मेरे साथ ना आए। तो दूसरा पेपर मैंने दिया। मैंने पहले ही सोच लिया था कि पूरा पेपर मुझे सॉल्व नहीं करना है, मुझे सिर्फ उतना ही पेपर सॉल्व करना है जितना मैं पास हो सकूं। और दोस्तों पास होना तो किसी भी एग्ज़ाम को करना, पास करने से मेरा मतलब ये है कि यदि हम किसी भी एग्ज़ाम को करते हैं तो कम से कम हमारे इतने परसेंट तो बने कि हम उससे आगे का कोई एग्ज़ाम दे सकें। जैसे सभी को मालूम है 55% से
जो कम वाले बच्चे नेट स्लेट नहीं दे सकते, वैसे ही मैं सोचती थी कि कम से कम मेरे इतने परसेंट तो बने कि मैं आगे का कोई एग्ज़ाम दूँ। इस तरीके से मैंने एमए प्रीवियस दिया और मैं एमए प्रीवियस में पास हो गई। 55% से अधिक मेरे परसेंट बने, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतने कि 55% से अधिक थे। जब फाइनल ईयर आया तो उस समय तक मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था। अब मेरे पास 3 चुनौतियाँ हो गई थी। एक मेरी बेटी को देखना था, दूसरा मेरी जॉब और तीसरा मेरा खुद का स्वास्थ्य। तीनों को देखते हुए मैंने पढ़ाई की। लेकिन दोस्तों, मैंने ये सोच लिया था कि मुझे पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है, उतना ही करना है जितने में 55% या उसके आसपास मेरे परसेंट आ जाएं, ताकि मैं आगे की जो भी परीक्षा यदि देना चाहती हूँ तो वो दे सकूँ। इस तरीके से मेरा एमए कंप्लीट हुआ और मैं हिंदी साहित्य की विद्यार्थी बन गई। मैंने बहुत हल्के से मैंने कह दिया था, मैंने हिंदी साहित्य को हल्के में लिया था और मैंने कह दिया कि मैंने सोचा कि हिंदी का से एमए करना शायद आसान होगा, लेकिन साहित्य तो साहित्य है। साहित्य के सागर में बिना डुबकी लगाए हुए पार करना बहुत मुश्किल है। मेरा एमए हुआ 2016 में। फिर उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई एमपी में। जब मैं पढ़ती थी तब मैं काफ़ी एम्बिशियस थी, लेकिन मैं इस तरफ नहीं जाना चाहती थी, मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती थी। और एमए भी मेरा अपने माइंड को नेगेटिविटी से बचाने के लिए मैंने नॉवेल्स पढ़े। फिर मैंने बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े और नॉवेल्स पढ़ के, कहानियाँ पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और मैंने इसे अपने जीवन में शामिल कर लिया और मुझे इतना अच्छा लगने लगा। साहित्य मुझे अब इतना अच्छा लगने लगा है कि जैसे मेरे लाइफ का हिस्सा है। और मैं अब बिना किसी किताब को पढ़े हुए हमेशा मेरे टेबल में एक किताब रहती है जिसे मैं पढ़ते रहती हूँ। और दोस्तों, यदि अपने जीवन में परीक्षा ना हो तो कोई व्यक्ति पढ़ेगा नहीं। यदि परीक्षा का डर ना हो, परीक्षा का डंडा ना हो, तो कोई व्यक्ति पढ़ेगा नहीं। वैसे ही मैंने फिर इसके आगे एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट कर दिया। एग्ज़ाम के बहाने मैं पढ़ती थी, घर में अच्छा माहौल रहता था, पढ़ाई का माहौल रहता था। मेरी 13 वर्ष की बेटी है, वो मुझसे पूछती थी, मम्मी आप कब तक पढ़ोगे? मैं उसको बोलती थी, बेटा जीवन भर पढ़ूंगी। वो मुझसे कहती थी, आप कब तक एग्ज़ाम दोगे? मैं उससे कहती थी कि बेटा जब तक ओवर एज नहीं हो जाती हूँ तब तक एग्ज़ाम दूंगी। मैंने सावित्री मैम से जुड़कर नेट की तैयारी की। सावित्री मैम के कारण मेरा सेट का एग्ज़ाम निकला। सावित्री मैम के कारण मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया और अभी मैं उसके रिजल्ट के लिए इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे पता है दोस्तों कि मेरा कंपटीशन आज उन बच्चों से है जो 17 से 18 घंटे पढ़ते हैं, पूरा समय पढ़ाई को देते हैं और मैं उतना समय पढ़ाई को नहीं दे पाती। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आपके साथ कंपटीशन में हूँ और मैंने ठाना है कि मैं हार तो बिल्कुल नहीं मानूंगी, हार नहीं मानूंगी। इस तरीके से दोस्तों, मैं एक हिंदी साहित्य की विद्यार्थी बन गई और मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदी साहित्य की विद्यार्थी हूँ। आपने मेरा पूरा वीडियो सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।